नमस्कार दोस्तों। आपने आजकल देखा होगा कि वेदर पैटर्न्स कितने एक्सट्रीम हो चुके हैं, चाहे वो बरसात हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे पानी गिरना हो, चाहे हवा बहना हो, कोई भी चीज़ आपको वेदर पैटर्न जो है एक्सट्रीम दिखेंगे। सूखा हो गया, लू चलना है, गर्मी पड़ रही है, ठीक है, एवरीथिंग विल बी एक्सट्रीम। और इसका मेन कारण क्या है? पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। और उसमें भी कंट्रीब्यूशन हमारे एविएशन इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा है। हम जो वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं उसके लिए जो प्लेन्स यूज़ होते हैं और उनके अंदर जो फ्यूल्स यूज़ होते हैं वो बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशन के। तो इसी सिलसिले में एक अच्छी खबर है कि इंडिया की जो पानीपत में रिफाइनरी है, द पानीपत रिफाइनरी, उसको जो है एसएएफ सर्टिफिकेशन मिला है, ठीक है। एसएएफ सर मैं डिटेल में बताऊंगा एसएएफ सर्टिफिकेशन क्या है, बस ये आप जान लीजिए कि दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, ठीक है। तो बेसिकली कुकिंग ऑयल को इस्तेमाल करके एविएशन फ्यूल बनाने के लिए जो मेथड है वो इंडिया में अभी तक नहीं था, वो पहली बार इंडियन ऑयल पानीपत रिफाइनरी को मिला है। तो न्यूज़ क्या है? न्यूज़ आप देखेंगे कि इंडियन ऑयल पानीपत रिफाइनरी सर्टिफाइड टू प्रोड्यूस सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, SAF, ठीक है। सस्टेनेबल इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं और ये जो है इसका सर्टिफिकेशन अभी तक किसी भी रिफाइनरी के पास इंडिया में नहीं था, जो कि अब इंडियन ऑयल पानीपत रिफाइनरी को मिल गया है। तो बेसिकली क्या है, इसमें यूज्ड कुकिंग ऑयल जो ऑलरेडी हम लोग होटल्स और रेस्टोरेंट्स में तेल यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, और वो जब खराब हो जाता है, डिस्कार्ड हो जाता है, तो उसको यूज़ करके सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाने की प्लानिंग है। और वो कहाँ किया जाएगा? पहली बार चालू किया जाएगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पानीपत में, ठीक है। अगर टारगेट आप देखें जो SAF का सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का जो ब्लेंडिंग का टारगेट है इंडिया का, वो 1% है। मतलब जो भी सपोज हम लोग 100% फ्यूल यूज़ कर रहे हैं उसमें 1% SAF रहेगा और 99% एविएशन फ्यूल रहेगा, जो कि बढ़ा के 2028 तक 2% का है। हालांकि हम लोग इंटरनेशनल नॉर्म से अभी भी पीछे हैं, 2025-2026 तक ये टारगेट था इंटरनेशनल नॉर्म के अकॉर्डिंग, बट ठीक है, वी आर स्टिल ट्राइंग टू अचीव दिस टारगेट, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो यूज्ड कुकिंग ऑयल ही क्यों यूज़ होता है, तो आप अगर देखेंगे तो एनुअल प्रोडक्शन इंडिया में अगर यूज्ड कुकिंग ऑयल का आप देखेंगे तो 1.4 मिलियन टन है, जो कि प्रोड्यूस होता है रेस्टोरेंट्स में, स्ट्रीट वेंडर्स में या हाउस होल्ड में, जो घरों में हम लोग यूज़ करते हैं, उसके थ्रू जो है 1.4 मिलियन टन ऑफ जो है यूज्ड कुकिंग ऑयल प्रोड्यूस होता है। और इट इज़ हाईली अनसेफ। अगर आप इसको जो है ऐसे ही स्ट्रीम के अंदर बहा दें, मतलब पानी के अंदर, नालों के अंदर बहा दें या ज़मीन के अंदर इसको फेंक दें, तो ये एक्सट्रीमली अनसेफ होता है और बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है इन्वायरमेंट को, ठीक है। अब इसमें दूसरा फायदा क्या है कि हम जो है प्लेन पाम ऑयल और सोयाबीन ऑयल को यूज़ करके भी बायोफ्यूल बना सकते हैं। बट उसमें क्या है कि आप जो एक स्टेप है, मतलब कि जो इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट है, जो हम कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते थे वो हम यूज़ कर रहे हैं डायरेक्टली बायोफ्यूल बनाने के लिए। तो जो ज़मीन तो लिमिटेड है हमारे पास, उसके ऊपर अगर आप सपोज आपने कुछ पैदा किया, तेल प्रोड्यूस किया खाने के लिए, या उसको ह्यूमन कंजम्पशन के लिए न यूज़ करके यू आर नाउ यूजिंग इट फॉर बर्निंग, प्रोड्यूसिंग बायोफ्यूल और फॉर बर्निंग इट, ठीक ना। तो इट इज़ टोटल वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है। तो इसमें क्या है कि यूज्ड कुकिंग ऑयल बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसको ड्रेन में फेंक देते हैं तो पानी जो है पॉल्यूट होता है। लैंडफिल में फेंक देते हैं तो वहाँ पे बेसिकली मीथेन डिकम्पोजिशन के थ्रू मीथेन रिलीज करता है, ठीक है। और मीथेन आपको पता है कि कितना बड़ा ग्रीन हाउस गैस एमिटर है, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है, अगर आप उसको एक्सट्रीम केसेस में रीयूज़ करते हैं तो वो आपको हार्ट डिजीजेस के केसेस बढ़ने के चांसेस हैं, कैंसर रिस्क होने के चांसेस हैं। तो आप अगर यूज्ड कुकिंग ऑयल को इंसेंटिवाइज कर देते हैं एज अ वेस्ट मैनेजमेंट, और आप ये बता पाते हैं कि पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है और इसको रीयूज़ कर सकते हैं फ्यूल बनाने के लिए, तो इट इज़ वेरी गुड फॉर एनवायरनमेंट। दूसरा क्या है कि जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है उसमें ट्राइग्लिसराइड और फैटी एसिड जो है बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, जो कि बेसिकली हाइड्रो प्रोसेसिंग के थ्रू हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने में बहुत अच्छी तरह से मदद करता है। तो ये बेनिफिट है यूज्ड कुकिंग ऑयल यूज़ करने का। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया है कि लो कार्बन फुटप्रिंट अगर आप यूज्ड कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं तो सपोज आपने कोई चीज़ प्रोड्यूस की ज़मीन के ऊपर, उसको पहले कंज्यूम किया और जब वेस्ट हो गया तो उससे आप बायोफ्यूल बनाएंगे, तो कार्बन फुटप्रिंट जो है कम होगा कंपेरेटिवली आप डायरेक्ट जो है प्योर अनयूज्ड कुकिंग ऑयल यूज़ करें बायोफ्यूल बनाने के लिए, ठीक है। और डेटा के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आप जेट फ्यूल के कंपैरिजन में अगर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यूज़ करते हैं तो ये 80% तक एमिशन के प्रॉब्लम को रिड्यूस कर देता है, टैकल कर सकता है, ठीक है। अच्छा, इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है? इंडिया का जो है SAF एडॉप्शन देखा जाए तो इंडिया बेसिकली 2070 तक नेट जीरो एमिटर बनना चाहता है ग्रीन हाउस गैसेस का, ठीक है, बाई नेट जीरो बाई 2070। उसमें SAF का एडॉप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल कैसे आएगा? वो आएगा बेसिकली हम यूज्ड कुकिंग ऑयल अगर रिफाइन करके बायोफ्यूल बना सकते हैं, देन वी कैन अचीव दिस बाई नेट जीरो बाई 2070। तो ये उसका एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर सकता है। अच्छा, कॉर्सिया का जो कार्बन ऑफ सेटिंग
मॉनिटरिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन है। इसका बेसिकली प्लान यह है कि जो भी एविएशन इंडस्ट्री के थ्रू ग्रीन हाउसेज या जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस करने का प्लान है, उसमें SAF का एडॉप्शन बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। तो हमको उसके हिसाब से, कंप्लायंस के हिसाब से भी एडॉप्शन करना है SAF का, ठीक है। अच्छा, वेस्ट टू एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे सिंपल मैंने बोला कि वोलराइजेशन। वोलराइजेशन का मतलब यह है कि हमने यूज्ड कुकिंग ऑयल को प्रोसेस करके बना दिया सस्टेनेबल एयर फ्यूल, ठीक ना, SAF बना दिया। तो बेसिकली उससे क्या होगा कि आप जो पानी के अंदर, नालों के अंदर, जमीन में जो आप बहा रहे हैं, उससे मीथेन गैस का रिडक्शन कम कर सकते हैं, या जो वाटर कंटेमिनेशन होता है उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है कि क्लाइमेट नेशनल एनर्जी को किस तरह से फ्यूल कर सकता है कि हमारा जो इंपोर्ट है वो हैवली डिपेंडेंट है क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं उसके थ्रू एविएशन फ्यूल बनाने का, ठीक है। तो अगर आप देखा जाए तो 80% जो हमारा क्रूड ऑयल का नीड है वो इंडिया इंपोर्ट करता है, ठीक है। और इसके लिए जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है वो बहुत ही, मतलब प्राइसेज जब फ्लक्चुएट होते हैं मार्केट के अंदर तो वो बहुत ही मतलब जो एयरलाइन की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसके ऊपर इंपैक्ट डालता है, क्योंकि 30 से 40% का एविएशन कॉस्ट तो खाली फ्यूल का होता है, ठीक है। तो वहाँ पे इंडिया को हेल्प मिलेगा। सपोज आप यूज कुकिंग ऑयल के थ्रू अगर एविएशन फ्यूल बना पा रहे हैं तो आपकी जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने का, फिर उसको प्यूरिफाई करके उसको प्रोसेस करके एविएशन टर्बाइन फ्यूल बनाने का, उस पर आपकी डिपेंडेंसी बहुत ही कम हो जाएगी, ठीक है। तो आप मतलब इन हाउस प्रोडक्शन कर पाएंगे यूज कुकिंग ऑयल के थ्रू। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या है, मार्केट पोजीशनिंग भी इंडिया की हो सकती है, क्योंकि पानीपत की रिफाइनरी जो है वो अपने आप को एक लीडरशिप पोजीशन में डालना चाहता है। आप देखेंगे कि एविएशन इंडस्ट्री ग्रो कर रही है दिन बाय दिन, मतलब लोगों के एयर ट्रेवल बढ़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एयर ट्रेवल प्रीफर करना है कंपेरेटिव टू जो है रोड और ट्रेन। तो उसमें क्या है कि ये देखा गया है कि बाय डेटा 13 बिलियन लीटर का जो है बाय 2030 तक जो है प्रोजेक्टेड डिमांड बढ़ जाएगा, किसका, सिर्फ एविएशन, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का। तो अगर आप ये प्रोड्यूस कर पाते हैं तो आप एक लीडरशिप पोजीशन में हो पाएंगे कि आप और भी कंट्रीज़ को ऐसे फ्यूल्स जो है सप्लाई कर पाएँ, ठीक है। दूसरा, अगर हम पॉलिसी देखेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि 1% 2027 तक और 2% 2028 तक मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का टारगेट है कि हम जो है SAF सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यूज़ करें टर्बाइन फ्यूल के अंदर मिक्स करने के लिए, ठीक है। अच्छा, ग्लोबल क्या बोलता है, ग्लोबल मैंडेट के हिसाब से 2% 2025 तक मिक्स करना था, बट हम उसके फार बिहाइंड हैं। और US तो 2030 तक 3 बिलियन गैलन का जो है एम कर रखा है कि किस तरह से उसने करेगा। अच्छा, जो फैक्ट्रीज जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर हैं, जैसे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर हैं, जैसे एयरबस हो गया या बोइंग हो गया, रोल्स रॉयस हो गया, इनसे भी सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अगर आप नॉर्मल अगर सपोज आपने जो एविएशन फ्यूल है उसमें जरा से भी फॉर्मुलेशन में चेंज करते हैं तो उनके परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट करता है, इंजन पे इंपैक्ट करता है। तो इन सब चीज़ों का वहाँ से सर्टिफिकेशन लेना बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप SAF प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया के अंदर वो उसमें ब्लेंड हो सकता है कि नहीं, ठीक है। ये सर्टिफिकेशन, इसीलिए इंडिया क्या है अभी इनिशियल टारगेट जो है 1 से 2% का लिया हुआ है। हालांकि एयरबस, बोइंग और रोल्स रॉयस बोलते हैं कि 50% तक आप ब्लेंड कर सकते हैं, बट उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेशन होना पड़ेगा, बिना सर्टिफिकेशन के आप नहीं कर सकते। तो वी आर जस्ट ऑन टेस्टिंग स्टेज और वह 1 से 2% का हम लोग ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, 100% मतलब 100% SAF कुकिंग ऑयल से यूज बनाया हुआ है फ्यूल 100%, ये जो फ्लाइट भी डेवलप करने का कोशिश किया जा रहा है, प्लेन डेवलप करने की कोशिश किए जा रहे हैं, अभी टेस्टिंग मोड में है। ये अगर डेवलप हो गए तो ये और भी अच्छा होगा इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि करंट सर्टिफिकेशन स्टेटस क्या है कि SAF ब्लेंडिंग लिमिट जो बोलता है 50% ब्लेंड तक यूज़ किया जा सकता है जेट A1 फ्यूल में, ठीक है। और कॉमर्शियल फ्लाइट में ये फ्यूल मिक्स जो है ना SAF का हाफ यूज़ कर सकते हैं, बट इसके लिए भी आपको सर्टिफिकेशन चाहिए। और 100% का तो 100% का जैसे बोइंग 777 है, एयर बस 350 है, दे आर बेसिकली डेवलपिंग दोज काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट जिसमें 100% SAF भी यूज़ किया जा सके, ठीक है। अच्छा, रिस्क फैक्टर क्या है, बेसिकली जो कलेक्शन है, मतलब आपको एक पूरा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अगर फिजिबल क्या है, फिजिबल ये है कि किसी भी चीज़ को इकोनॉमिकली फिजिबल तब होता है जब आप उसको बल्क में प्रोड्यूस कर पाते हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पर है कि आप उसको कलेक्ट कैसे करेंगे। तो आपको एक पूरा फ्रेमवर्क, पूरा नेटवर्क बनाना पड़ेगा जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है उसको कलेक्ट करने का, एंड देन जहाँ पे रिफाइनरी है वहाँ पे पहुँचाने का, ताकि उसको जो है प्रोसेस करके SAF बनाया जा सके, ठीक है। तब कॉस्ट पैरिटी तभी आएगी, ठीक है। और क्लियर मैंडेट भी देना पड़ेगा। इसमें आपको टैक्स बेनिफिट, अगर सपोज मेरे को कोई बेनिफिट नहीं है तो मैं बहा दूंगा पानी के अंदर या मैं बाहर ज़मीन में फेंक दूंगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। बट अगर मेरे को टैक्स बेनिफिट मिलता है या मेरे को फाइनेंशियल बेनिफिट होता है तो मैं उसको बचा के रखूँगा कि जो कलेक्टर आएगा वो मुझे कुछ पैसे देगा और जो है मैं फिर उसको
दे सकता हूँ जो कलेक्टर है उसको, जो ऑयल कलेक्ट करने आया है उसको। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी रिस्क और रिस्क फैक्टर में हैं। इन सब चीज़ों को ओवरटेक कर पाएगी इंडिया, तभी जाके जो है आप इस तरह की फ्यूल बना पाएंगे। और बेसिकली देखा जाए तो मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह में क्या होता है कि इंसेंटिवाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जैसे प्लास्टिक बॉटल है, यहाँ पे इंडिया में ऐसे फेंक दिए जाते हैं। आपने पानी पिया, आपने कोई भी चीज़ यूज़ किया, उसको सड़क पे ऐसे फेंक दिया, क्योंकि यहाँ पे कोई इंसेंटिवाइजेशन नहीं है, आपको उसका कुछ मिलता नहीं है। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या है, आप लोग वहाँ पे प्लास्टिक बॉटल इकट्ठा करते हैं, प्लास्टिक बॉटल इकट्ठा करके शॉपिंग मॉल में मशीनें लगी रहती हैं, वहाँ पे वो उसको मशीन के अंदर डालते हैं, वो बिल देता है और उसका उनको जो है इंसेंटिवाइजेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को देखनी पड़ेगी कि किस तरह से इंसेंटिवाइज करके इन चीज़ों को जो नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल बनाया जा सके। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए फ्यूचर में लाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।